तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे बीच में पनीकर सर हैं जो कि केमिस्ट्री के लीजेंडरी टीचर हैं। सर जो है मुंबई आए हुए थे, तो मैंने सर को इनवाइट किया कि सर आइए मेरे ऑफिस में आइए, कुछ बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, कुछ बात करते हैं नीट के एग्जाम के ऊपर, कुछ बात करते हैं नीट में होने वाली कंट्रोवर्सीज के ऊपर, कुछ बात करते हैं कि आगे बच्चे केमिस्ट्री कैसे प्लान करें। क्योंकि मुझे लगता है कि नीट 2026 का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक था। हालांकि सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। सर नहीं, केमिस्ट्री तो सबसे पहले सर आप बताइए कि आप अभी केरल में कहाँ रहते हैं। आप केरल में, मैं कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। त्रिवेंद्रम कोई बच्चे जो है, कई बच्चे जानते नहीं होंगे, तो मैंने कहा सर आपको सर कितने साल से आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और मैं कम से कम 30 साल, 25 से 30 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मुझे। 30 साल को मैं भी आपको बहुत दिन से, जब मैं पढ़ता था मेडिकल एंट्रेंस तैयारी कर रहा था, तब सुना करता था आपके बारे में कि सर जो है एवरेज बच्चों को अंदर लेते नहीं केमिस्ट्री में। तो मैंने अपने आप को एवरेज समझा, तो मैं कभी आपकी क्लास में आ नहीं पाया। नहीं, ऐसा कभी नहीं था। बच्चे एक्चुअली एक टीचर का एक ऑरा बन जाता है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स। मुझे ध्यान है पनीकर सेल्फ स्कोरर किताब चला करती थी जब उस समय, तो हम लोग उस किताब के क्वेश्चन हमको बनते नहीं थे कई बार ना। तो इतना कठिन आप पढ़ाते थे कि तब क्वेश्चन डराने के लिए बनाते थे वो? नहीं, स्टूडेंट्स एक्चुअली जब केमिस्ट्री, सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है कि केमिस्ट्री जो जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक्स, मतलब कंसेप्चुअली चल के लेके अच्छा सर, ये एक बात बताइए मुझे, क्योंकि आजकल क्या हो गया, आजकल जमाना ऐसा हो गया कि टीचर कितना योग्य है, कितने साल से पढ़ा रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों ने क्या रैंक पाई ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ आपके केमिस्ट्री के जो 30 साल के करियर में आपने कौन कौन सी रैंक्स दी हैं आपने, जो रिमार्केबल रैंक है, जो बताना मतलब यहाँ पे वर्थफुल है बच्चों को। मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बच्चों को बताएं। AIR 13 है, AIR 13 मेरा स्टूडेंट है। AIR 53 है। आप तो शुरू कीजिए ना पहले से। अगर उसकी बात करें तो एम्स फर्स्ट रैंक मुझे मिला था। अच्छा, जिस जमाने में एम्स का एग्जाम अलग हुआ। यस, एम्स का जब हुआ करता था तब बिल्कुल सेपरेट हुआ करता था उस वक्त। अच्छा, और वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। उसके बाद ओवर द इयर्स, मतलब हर साल ही लगभग टॉप 100 नहीं तो टॉप 200 में ऑल इंडिया AIR की बात कर रहा हूँ मैं। अभी नीट 2026 के रिजल्ट में पूछूं मैं आपसे, तो आपके बच्चों के क्या परफॉर्मेंस रहे हैं? AIR में एक जो मेरा बच्चा है सार्थक, ही स्कोर्ड 680 मार्क्स बच्चे क्या हैं इस एग्जाम में? इस एग्जाम में ओके। केमिस्ट्री में उसके 150 प्लस मार्क्स हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि इस बार का तो जो रिजल्ट रहा है वो, अच्छा आप बताइए एज ए टीचर, आप बताइए कि केमिस्ट्री का पेपर 26 का कैसा लगा आपको, कैसा महसूस करते हैं? नर्वल था, किस तरह का पेपर था? मेरे ख्याल से तो ऐसा पेपर कभी भी नहीं बनना चाहिए। मतलब कोई भी उसमें एक तो जो टॉपिक्स का जो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं था। और इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब मैं तो कहूँगा, सच बताऊँ तो बकवास, बहुत मतलब हाई लेवल। या तो ऐसे टीचर्स हों, पता नहीं, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 700 तक भी पहुंच गए होंगे, मैं नहीं बता सकता। मतलब इतना स्कोर कर पाना। आपको बस 3 डिकेड का केमिस्ट्री एक्सपीरियंस है, तब भी आप बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो, मतलब आपने बकवास वर्ड इस्तेमाल किया था। ये बकवास मतलब पेपर क्या बहुत कठिन था? बहुत ही ज्यादा कठिन, मतलब। लेकिन उसमें भी कई लोग कहते थे बच्चा 715 भी ले आया, तो मैं तो सोचता हूँ, मैं तो फिर ऐसा सोचता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा अगर कोई स्टूडेंट हो तो मुझे उससे पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज एक तो सर, उसे देखिए, हम घर पर बैठ करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और एग्जामिनेशन हॉल में उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, तो हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। मतलब उस वक्त एग्जाम का जो प्रेशर है, वो तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है। और उस टाइम स्पैन में आपके पास केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स थे, इट वाज लाइक वर्स पेपर। मतलब आप, मतलब फैक्ट देखो कि क्या कई बच्चे समझ नहीं पा रहे हो, क्या हुआ, कोचिंग इंडस्ट्रीज है, आप भी क्लासेस, आप लगभग सारे बड़े क्लासेस में पढ़ा लिए हैं, पर क्या एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिस बच्चे का स्कोर, जैसे मेरा खुद के बेटे का 590 नंबर आ रहा था पहले पेपर में, जब एग्जाम दिया उसका तो उस बार 500 नंबर आया उसका। कहने का मतलब ये कि वो खुद स्कोर लूज किया, सारे उसके फ्रेंड स्कोर लूज किए, पर समहाउ कुछ बच्चों ने स्कोर बहुत तेजी से गेन किया।
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है, आप बोल रहे हो पर टफ है, तो मतलब मैं सर मैं बोलूँ तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम में स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, और उसका फायदा कुछ इंस्टीट्यूट्स उठा रही हैं। अच्छा, और उसके बिना तो इतना कर पाना तो मतलब बहुत सर मुश्किल साहब है। बोल रहे हैं, सर को 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है, 30 साल का अनुभव है, सर बोल रहे हैं पेपर बहुत टफ था केमिस्ट्री का। और आप बताइए कि जो बच्चे हम पढ़ाते हैं साल भर, यदि वो बच्चे उस 180 नंबर के पेपर को लगाने जाते हैं, एक बच्चा एवरेज बच्चा जो पढ़ने में होशियार है, एवरेज से ऊपर है, उसके कितने नंबर उस पर आना चाहिए थे? 100 अगर ठीक ठाक पढ़ने वाला है तो मतलब थोड़ा बहुत मेहनती है तो 120, 100 से 120, उससे मतलब ये ज्यादा आप तो नहीं मान रहे हैं कि उसमें बच्चा स्कोर कर सकता है, कर सकता। और जिसने 180 स्कोर कर लिया उसका क्या? उसके लिए मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे जाकर के मिलना चाहिए और उनके चरण छूने चाहिए। अच्छा, चलिए सर सरेंडर कर दिए हैं, सर बोल रहे हैं। तो क्योंकि सर देखिए, ये वीडियो अपना बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ना, नहीं नहीं तो बहुत, आपकी हर बात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट और मैं बिल्कुल उस चीज को मैं समझ कर ही बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा मतलब लगभग असंभव, बिकॉज अगर मैं भी बैठूं या मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी आकर के उस टाइम स्पैन में अगर सॉल्व करने की कोशिश बहुत करें, इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली। नहीं हो पाएगा। उस तरह का एग्जामिनेशन प्रेशर, टाइम, वो जो समय होता है, सीमित समय होता है, उसमें फिजिक्स भी लगानी है आपको, है ना? तो फिजिक्स के पेपर का आपका कैसा फीडबैक आपको मिला, आपके जो फ्रेंड्स उनमें? फ्रेंड्स का कहना था कि फिजिक्स भी मतलब मतलब टफ था, पेपर वाज टफ, वेरी टफ। तो जब जब एग्जाम हुआ नीट 2026 का, री नीट एग्जाम, तो आपके दिमाग में उस समय कट ऑफ क्या था कि बच्चों का कट ऑफ क्या जाएगा इस बार? नहीं देखिए, एक बार इसके पहले भी एक बार री नीट हुआ था, तो उस वक्त भी सेकंड टाइम जो पेपर आया था इट वाज टफ, नो डाउट। मतलब उस वक्त भी पेपर टफ आया था, बट हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे थे ठीक है, जब रीनीट हुआ तब कट ऑफ करीब 500 या 520 तक। सेम मेरा भी विचार था कि हाँ कट ऑफ 500 520 होना चाहिए, लेकिन कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है सर इस समय ना। कई बच्चे जो है ना, और बच्चे मतलब लिटरली बच्चे मुझे फोन करके रोते हैं, उनको लगता है कि सर हमने इतनी मेहनत कर ली, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे, और हमने अपना बेस्ट दिया इस बार। तो वो बड़ा चिंता का विषय। अब ये बताइए, चलिए वो तो हो गया सो गया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, क्या सही क्या गलत हमारे बस का कुछ है नहीं उसमें। अब यदि कोई बच्चे ने इस लेवल की केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे पेपर आया था, मान लो ये एक नॉर्म बन गया, तो आप क्या सलाह देते हैं, कैसे बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि कंसेप्चुअली बच्चे को केमिस्ट्री में कंसेप्चुअली जाना चाहिए। कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए फिर लेवल को, जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो हमको आईआईटी मेंस तक रखना चाहिए। मतलब उस लेवल तक अगर हम पहुंच पाते हैं, बच्चे अगर सॉल्व कर पाते हैं तो। पर सर कुछ बच्चों का दिमाग में बैठा है कि आईआईटी पर तो नीट से कंपैरेटिवली आसान होता है केमिस्ट्री में। अभी वो इस बार की बात है, नहीं नीट का अगर आप आईआईटी के जो आईआईटी मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है, अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चंस अगर लगा पाते हैं कंफर्टेबली, तो वो लेवल मेरे ख्याल से फिर भी ठीक है। और उससे टफ अगर पूछना है तो फिर वो नीट क्यों करवा रहे हैं एग्जाम, करवा ही क्यों रहे, फिर तो फिर आप एडवांस लेवल पे तैयारी करें। तो ये सब संभव नहीं है। उस एक जो अपने पास जो समय का जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में उतने टफ क्वेश्चंस को लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर आईआईटी जैसे एडवांस में अगर हमने करीब 20% भी कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, या तो फिर उस लेवल पे जाएं। पेपर टफ आए तो फिर कट ऑफ नीचे जाना कट ऑफ चाहिए। नीचे जाना चाहिए। अभी तो कट ऑफ ऊपर जा रहा है। हाँ, कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। पेपर टफ आए बट कट ऑफ नीचे जाएगा, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। बट ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल है इस साल का जो री नीट का जो है। दूसरा, केमिस्ट्री का पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही पूरा आया था क्या इस बार? नहीं कह सकते सर, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कैसे सर? नहीं, लिंक करना हो तो लिंक तो कहीं से भी किया जा सकता है कि अगर जैसे कोई केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स पर्टिकुलरली सर, उसका वो बेस तो बता देंगे कि वो यहाँ पे एनसीईआरटी के ये फॉर्मूला, अब उस फॉर्मूले को लेकर के आप एक्सटेंड कितना करते हैं, या वो 2-2 3-3 चैप्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो वो लेवल फिर बढ़ जाता है। अच्छा, लेवल बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में रूट्स तो थी क्वेश्चन की, लेकिन हाँ, जो ब्रांचेस थी वो अलग लेवल की थी। ब्रांचेस अलग लेवल की थी। अच्छा, तो मतलब केवल एनसीईआरटी रटकर बच्चों के नंबर केमिस्ट्री में? नहीं, केमिस्ट्री में तो अगर जिस तरह का पेपर अभी जब हम देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब थोड़ा सा
थोड़ा हाई लेवल पर हमको जाना पड़ेगा, पढ़ना बच्चों पड़ेगा, ने समझना ये भी पड़ेगा। जानना चाहते होंगे कि पनीकर सर, क्योंकि वो कई बच्चे पहली बार आपको देख रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आप एक्टिव नहीं है। हाँ हाँ। तो आपने किन किन इंस्टीट्यूट्स में अब तक पढ़ाया हुआ है, और अब तक आप कितने हजार बच्चे पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में? बहुत सारे सर, मतलब अगर शुरुआत करें तो देखो, ऐसा है कि मैंने खुद में एक समय, हमने आपने दोनों ने साथ में हाँ पढ़ाया है हाँ पहले, हाँ। तो तब 1000-2000 बच्चा तो क्लास में आपकी होता था। एक क्लास में आपने 1000 बच्चे पढ़ाने का गुनाह भी किया हुआ है। नहीं, गुनाह तो किया है, सही बात है। उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि हम माइक लगा करके और स्पीकर्स लगे होते थे और उस हिसाब से पढ़ाया है। आजकल तो खैर ऐसा होता नहीं है। हमने उस वक्त किया है, हजारों बच्चे पढ़ाए हैं। और वैसे अगर आप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो फिटजी है, आकाश है, काफी जगह सुनते घूमता हैं आप रहा सर ने मैं। किन किन इंस्टीट्यूट पढ़ाया है, आप बताइए सर। फिटजी में पढ़ा चुका हूँ मैं, आकाश में पढ़ा चुका हूँ मैं, इसके अलावा मतलब दिल्ली में। हाँ, ये दोनों दिल्ली आकाश, दिल्ली। सोचिए आप, हाँ दिल्ली फिटजी, दिल्ली आकाश, टॉप टॉप ब्रांचेस हाँ। उनकी। फिर उसके अलावा फिर साउथ में, केरल में ब्रिलियंट, जो वहाँ का एक जी, बड़ा हाँ, इंस्टीट्यूट बड़ा है, इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। ब्रिलियंट में पढ़ा चुका हूँ। फिर ग्रीन पार्क है तमिलनाडु का, जो सबसे एक ग्रीन फेमस है, पहाड़। ग्रीन पार्क में पढ़ा चुका हूँ। और अभी मैंगलोर में एक एक्सपर्ट कॉलेज है, तो वहाँ पर, अच्छा वहाँ फ्रीलांस पे जाता हूँ अच्छा। मैं। तो सर ने काफी सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाया हुआ, सर का अपना भी काफी साल तक सर का अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट रहा है भोपाल के या अंदर का, आपका या मतलब देखा, मतलब केमिस्ट्री में जब इनके पास एडमिशन खत्म होते थे, उसके बाद दूसरे लोगों के एडमिशन हुआ करते थे ना, नहीं सर, वो वो तो जमाना भी देखा खैर है, आप है ना? नहीं नहीं, मैं तो देखा हूँ ना। नहीं, आपका बड़प्पन है मतलब जो ऐसा बोल मैं रहे क्या है, हैं। मेरे को पढ़ाने में शौक जो है इन लोग के कारण ही आया, इनको देख देख के जो है वो पढ़ाने में आ गया था। जैसे कई बच्चे मुझे देख के पढ़ाने में आ रहे हैं ना, तो ऐसा मत करना भाई। ठीक है, देखिए, सबको यही बोला था सर कि आपको देख के पढ़ाने में आया है। खैर, अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो जिस लेवल का केमिस्ट्री आया है, जो क्वेश्चन छूटा बीच में, उसको तैयार करने के लिए आपने बोला कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा, ठीक है ना? कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या अकेले एनसीईआरटी से मिल पाएंगे? क्या उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है बच्चों को? देखिए, एनसीईआरटी बेसिकली, जो जहाँ तक केमिस्ट्री या फिजिक्स का सवाल है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं सर। वो एक्चुअली टीचर्स के लिए है। वो उस एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करें और उसको डिसिफर करें, उसको तोड़ें, उसका जो एक एक ये सुनिए, ये सेंटेंस बहुत है। बड़ी बात है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, सर वही बात बोल रहे हैं। वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक एक पैराग्राफ में ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिसको कि टीचर अंडरस्टैंड करता है और उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करके उसी एक पैराग्राफ का कम से कम 10 पेज, 15 पेज का एक वो बनाया जा सकता है। अब यही दिक्कत क्या हो गई बच्चों में आज के जमाने में, जो जो जनरेशन है, इसमें बच्चों को रील और शॉर्ट्स जो है वो बहुत पॉपुलर है, तो इतना फोकस बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और दिक्कत क्या हो रही है कि इस समय बच्चों को जो दिमाग में डाल दिया है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी रटो, एनसीईआरटी रटो, एनसीईआरटी रटो, उससे बन जाएगा काम, उसके बारे में एनसीईआरटी रटो। टॉपर भी यही बात बोलता है, एनसीईआरटी रटो। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो इतनी मेहनत करते हैं एनसीईआरटी रटने में, याद करने में, सब करने में, तब भी नंबर नहीं आते उनके। तो आप बोल रहे हो, सर बोल रहे हैं जो हर 2 लाइन लिखी, वो लाइन जो है ना, वही समझ लो एक श्लोक के समान है, वो उसको आपको समझना, डेसिफर करना। हाँ, उसको समझना पड़ेगा, वो श्लोक का अर्थ क्या है। हाँ। जैसे संस्कृत में श्लोक होते हैं, तो उन श्लोक का एक एक पढ़ करके, फिर समझ करके, फिर उसको कोई समझाए। तो ऐसा है एनसीईआरटी बेसिकली। अच्छा अच्छा। मतलब उसको स्टूडेंट ही अगर वो सोचे कि बिल्कुल अंडरलाइन करके, अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आपके पास पढ़ता है आपकी क्लास में, तो आप उन बच्चों में क्या क्वालिटी देखते हैं? उन बच्चों को कैसे, मान लो कि एवरेज बच्चा आपको आता है, तो उसे कैसे ग्रूम करते हैं आप? क्या क्या तरीका अपनाते हैं कि केमिस्ट्री में वो अच्छा कर सके? बच्चों को सच बताऊं तो मुझे तो अगर कोई नए बच्चे आते हैं तो मैं तो बिल्कुल उनको ABCD से शुरुआत करता हूं। मतलब वो अगर बच्चा बोले भी कि मुझे ये सब चीज़ें पता है, तब भी मैं ABCD से ही शुरुआत करता हूं। मतलब फॉर्मूले लिखने से लेकर के शुरुआत होती है, और फिर वो एक्सट्रीम लेवल तक जाता है। मतलब हम बिल्कुल नीचे से लेकर के बच्चे को उठाना शुरू करते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, अपना पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स क्या है, ऐसे ऐसे। उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता, हार्डली 1 2 3 घंटे में वो सब चीजें। मान लो मैं एक गांव का बच्चा हूँ सर, ना गांव में रहता हूँ, मैं पढ़ने में मैं होशियार हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को स्कूल में वैसा माहौल मिला ही नहीं कि मैं कुछ सीख पाता। मेरे पास सिर्फ किताबें थी, जितना सीख पाया यूट्यूब पे देख के मैं सीख पाया, ठीक है ना? तो मैं आपके पास आता हूँ, तो कहीं मैं डर तो नहीं जाऊंगा आपके केमिस्ट्री के लेवल को लेके? नहीं नहीं सर, डरने का तो बिल्कुल नहीं है केमिस्ट्री में। मतलब मुझसे तो मैं
मेरा डायलॉग ही होता था क्लास में कि मेरी मूंछें नथुलाल जैसी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं मुझसे। मतलब आप फ्री हो करके, जब तक आप फ्री हो करके क्वेश्चन ना नहीं पूछेंगे, जैसे आपने पूछना शुरू किया, इंटरेक्शन जैसे जैसे शुरू होता जाएगा उसके बाद जो है वो बच्चे को फिर काफी कंफर्ट हो जाता है। 1 2 3 क्लास के बाद में कंफर्ट लेवल पे आ जाता है वो। नहीं, बच्चे ऐसे कई बार होता है पढ़ते में वो संकोच में डाउट भी नहीं पूछ पाते हैं। हाँ तो हाँ मान हाँ। लो तो नहीं वो, हाँ, जैसे बच्चों का चेहरा देख करके ही, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं सामने, तो उनको चेहरा देख के समझ में आता है कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उसी तरह के जो है कुछ और प्रश्न दे करके उसी बच्चे से पूछा जब जाता है, जब मैं पूछता हूँ तो वो अटक जाता है, तो मुझे समझ में आता है कि इसको प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो उसको फिर से मैं क्लियर करता हूँ कि ये चीजें हैं, तो उसके बाद उसके चेहरे पे अब मुस्कान जो आती बच्चे है। नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए आपको मैं पूछूं कि कोई 3 बेसिक रूल आप बताएं कि केमिस्ट्री आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो क्या तरीका है? केमिस्ट्री अच्छा करने का तरीका, सबसे पहली बात तो देखिए 3 चैप्टर हैं, 3 से 4 चैप्टर हैं, उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें से एक है मोल कंसेप्ट, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है पूरे, हर जगह पे आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस, मतलब आपको उनका एप्लीकेशन मिल जाएगा। भले वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, कोई भी हो, सॉल्यूशन हो, आपको मोल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये है पहला, फर्स्ट। सेकंड है अपने पास इनऑर्गेनिक का कंसेप्चुअल चैप्टर है, केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड क्लियर है तो उसको बच्चे को काफ़ी कुछ इनऑर्गेनिक से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका काफ़ी क्लियर हो जाता है। और ऑर्गेनिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, नॉमेनक्लेचर से लेके आइसोमेरिज्म से लेके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें, और उससे रिलेटेड फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, तो रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो सब अगर क्लियर है तो पूरा ऑर्गेनिक उसका स्ट्रांग रहेगा। अगर इन 3 चैप्टर्स को बहुत स्ट्रांगली शुरुआत से किया जाए तो बच्चा काफ़ी कुछ अच्छा करता है। अभी जैसे मेरे और आपके बीच बात चल रही, सर से हमारी बात चल रही है अभी कि एक जो है इलीट बैच बनाया जाए, ठीक है, जिस बैच में हम लोग बच्चे को एडमिशन जो है वो रैंडम एडमिशन नहीं देंगे। उस बैच में हम बच्चे को जो एडमिशन देंगे वो बेसिकली उसके नीट के मार्क्स को देखकर जितने एप्लीकेंट आएंगे उसको हम जो है एक बार जूम पे कनेक्ट होने के बाद ही उसको एडमिशन देंगे हम लोग, ठीक है। तो जो इलीट बैच है सर, उस बैच में आपके हिसाब से आप चूंकि सर शुरुआत कर रहे हैं इस पूरे इलीट बैच की और सर ही इसको लीड कर रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो पनीकर सर ने जो इलीट बैच का कॉन्सेप्ट बनाया उसमें उन्होंने कहा कि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनकी क्लास जो है वो ऑनलाइन होगी, लेकिन वो जूम मीटिंग के समान या गूगल मीट के समान होगी। वो क्लास जो है वो उसमें आप डायरेक्ट सर डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे होंगे और उसमें मतलब ये फील होगा कि सर आपके पास ही आके पढ़ा रहे हैं आपको, उसके बाद क्लास के बाद डाउट भी क्लियर होंगे उसमें। तो आपके हिसाब से सर इस बैच के लिए आप जो प्लान कर रहे हैं, मैं बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ, आप तो मेरे को तो बता चुके हैं, कितना बच्चा आप एक बैच में रखेंगे इसमें? सर मैं इसको 40 से ज़्यादा एक्सीड तो नहीं करना मतलब चाहूँगा। सर का जो इलीट बैच होगा उसमें 30 मैक्सिमम से 40, हाँ, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी 40 स्टूडेंट की होगी। 30 से 40 बच्चों का एक बैच होगा जो अमूमन एक ऑफलाइन क्लास के अंदर होता है वैसे ही हाँ होगा। बिल्कुल। लेकिन आप बताइए मुझे को कि क्यों बच्चा मतलब ऑफलाइन क्लास में अपने आसपास के टीचर के पास जाने की बजाय वो आपके पास क्यों आए? मतलब मैं आई एम नॉट सेलिंग कि मैं आपको मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप पूछ रहा हूँ कि एक कई बार पेरेंट्स बोलेंगे ना भाई तुम बाजू में चले जाओ ना पढ़ने के लिए तुम। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मतलब मेरा तो आंसर ये रहेगा कि मतलब ऑनलाइन तो, अब ऑफलाइन तो सब बच्चे मुझे जानते हैं। हाँ, ऑफलाइन में तो बहुत पॉपुलर है सर। हाँ, तो ऑनलाइन में शायद आप एक मतलब एक हमारे लिए बच्चों के लिए एक सिंबल हैं आप। हाँ, एक ट्रस्ट का सिंबल है, काफी सालों से आप चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी लेकिन मुझे भी अब समझ में सर ऐसा आया है मुझे कि मैं ऑनलाइन में जिस प्रकार से हम जिस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं उस फॉर्मेट में हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम मेरिट्स में भी हमको अब रैंक निकालना। पहले हम लोगों ने है ना 700 नंबर ही हमारे बच्चे के आए हुए हैं, 705 नंबर भी आए हुए हैं, 695 भी आए हुए हैं, हम लोगों ने 100 के आसपास रैंक भी बच्चों को दिया है ना। तो अब लेकिन जिस लेवल का पेपर हो गया है ना वहां पर मुझे खुद को है ना मतलब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि सिर्फ ऑनलाइन में एक तरफा वन वे पढ़कर आप
700 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्फिडेंस हिला है इस बार के बाद में। नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि जो एलिट बैच की जो हम बात कर रहे हैं उसमें पर्सनल इंटरेक्शन रहेगा। हाँ, बच्चा वो तो वहां ऑनलाइन से नहीं, भी वो तो हाइब्रिड हाँ, हो गया, वो तो हाँ। हाँ, बच्चा तो क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। हाँ, और हम लोग के सिस्टम में नहीं पूछ सकता है बच्चा। हाँ, यहाँ पे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। और इसके अलावा भी क्लास के बाद भी हम उसके लिए अवेलेबल हैं, अगर उसको डाउट्स मतलब इसका हैं। इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा हाँ, इसका। इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे। हाँ। और उसमें बच्चा जैसे क्लास हो गई, क्लास खत्म हो गई, जैसे ऑफलाइन क्लास खत्म हुई, बच्चा घर गया, उसने पढ़ा, उसको कुछ प्रॉब्लम डाउट आया, उसने अपना डाउट क्लिक किया और हमको भेजा व्हाट्सएप पे कि सर ये चीज़ है, प्रॉब्लम है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास की मतलब क्लास ये ही जो मानिए आप। एलीट बैच है बेसिकली जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास के समान ही है, जिसमें डाउट भी क्लियर होंगे आपके। और सर जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो 1-on-1 लाइव क्लास ही होगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। क्लास भी लाइव होगी आपकी, है ना। और मतलब क्लास जो है वीक में 3 days इन ए वीक क्लास होगी आपकी। तो आपका दिमाग में ये है कि इसको यदि सितंबर से आप शुरू करने का सोच रहे हो, सितंबर से तो शुरू। तब क्या कुरिकुलम क्या बनाया केमिस्ट्री के लिए आपने? क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए बनाएंगे, क्योंकि इस पूरे बैच को लीड्स पनीकर सर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सर से भी हम पूरा संपर्क में रहेंगे। तो जो बेसिक जो ऑफलाइन जैसे क्लास चलती है, आप ये मान के चलिए, MWF में एक बैच इस तरीके से, उसमें 30-40 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और एनरोल्ड हैं, और उनको प्रॉपर गाइडेंस, मतलब 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन बायोलॉजी, इस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस जैसा ऑफलाइन क्लास होता है, आप ये मान के चलिए। प्लस आपको एडवांटेज ये है कि जो टीचर्स, आप जैसे सर मुंबई में है, आपके लिए संभव नहीं है कि आप मुंबई में आकर के रह के सर से डायरेक्टली पढ़ें। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। या आप मेरे पास आके नहीं पढ़ सकते, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी एक बहुत बढ़िया कि भाई आपको जो भी चीजें हैं जो ऑफलाइन मिल रही हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। प्लस आपका एक कंफर्टेबल फी जोन में, हम ज्यादा चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, मंथली चार्ज करने का सोच रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो क्योंकि बच्चों के फीस का तो बच्चों को बड़ा वो रहता है कि क्या फीस रख रहे हैं सर लोग। तो अब चूंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सर ने, चूंकि साउथ में इतने सारे क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, इतना दिन से ऑफलाइन सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो सर ने मुझको कहा कि, क्योंकि मुझे आपको ध्यान होगा कि जो बच्चे 2017 के बच्चे हैं, कि सबसे पहले बायोमेंटर शुरू हुआ था तो उसमें केवल बायोलॉजी था, फिर बायोलॉजी के बाद उसमें केमिस्ट्री आया। तो केमिस्ट्री में आप उस समय लेक्चर रिकॉर्ड करके मुझे भिजवाया करते थे, वो लेक्चर चला करते थे। उसके बाद फिर बायोमेंटर्स का पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ। तो सर काफ़ी सालों के बाद दोबारा रिज्वाइन किए बायोमेट्रिक। तो ज्वाइन क्या किए, हम लोग दोबारा मिले, तो सर ने ही कहा कि जो ऑनलाइन है उसको हमको ऑफलाइन मोड में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑफलाइन मोड ऐसा होना चाहिए कि बच्चा घर बैठ के पढ़े, मैं घर बैठ के पढ़ा लूँ, ठीक है। तो इसलिए वो तरीका खोजा गया गूगल मीट का या जूम मीटिंग का, कि जिसमें कि आप बाकायदा सर आपके सामने क्लास लेंगे, उसके बाद आप अपना हैंड, सर पढ़ाते में आप हैंड रेज कर पाएंगे, आप सर से डायरेक्ट बात कर पाएंगे, क्लास कर पाएंगे। हाँ, बट ऑब्वियसली बात है, क्लास में सर्टेन रूल्स रेगुलेशन होंगे कि पढ़ाते में आप, मतलब बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बाद में डाउट का भी एक सेक्शन रहेगा उसमें। तो इतनी फैसिलिटी रहने के अलावा बात यह है कि अब आप बताइए मुझे कि कितना आप फीस लेंगे एक सब्जेक्ट के लिए? एक सब्जेक्ट के लिए मेरा सोचना है कि 5000, और मंथली मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मंथली, और अगर बच्चा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट। ओके। और इसमें हम थोड़ा सा कंसेशन दे सकते हैं, वो बशर्ते कि बच्चे का मार्क्स अच्छा है और सारे टीचर्स के। तो वो सर बताएंगे आपको पूरा स्ट्रक्चर बाद में, हम लोग कभी इसको। तो अभी कहने का मतलब है कि मोटे तौर पे देखा जाए तो ये बैच पूरा 8 महीने ये बैच चलेगा। हाँ, अभी जो इस साल जो शुरू होगा, तब सितंबर से लेके आपने बताया जब जनवरी में आप कोर्स पूरा करेंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आप रिग्रेस टेस्ट लेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, ताकि मई में एग्जाम बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो कुल 8 महीने का बैच होगा, और पर मंथ फीस एक सब्जेक्ट की 5,000 रुपये फीस रहेगी। एडमिशन जो है वो जिस बच्चे के नंबर 400 से कम होंगे उसको एडमिशन आप नहीं देंगे। इस एलीट बैच का मैं सर ने एक क्राइटेरिया लगा रखा है इसमें कि जिसके नंबर 400 से कम होंगे उसे एडमिशन इसमें नहीं मिलेगा, और जिसके नंबर 500 के ऊपर होंगे उसको भी आपने फीस में कुछ रिबेट का बोला हुआ है, बिल्कुल 4,000 पर मंथ फीस लगेगी उसकी। हाँ। और जिसके नंबर जो है वो 550 के ऊपर है और को सीट नहीं मिली है तो उसको 3,000। हाँ।
तो सर ने इसमें एक स्कॉलरशिप रखी है जिसको हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो में हम डाल देंगे नीचे, इसमें फीस के बारे में डिटेल, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रूशियल मैटर है कि ये फीस कितनी है, क्योंकि बच्चे हाँ नहीं, अगर इसीलिए हमने मंथली रखा है कि अगर बच्चे को मंथली रखा है कि आपको कभी मान लो हाँ जैसे जैसे अगर बच्चे को कोई किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो वो डिसकंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो टीचर्स, हमारी जो टीम है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी आएगी। मतलब ये केवल फंसने वाली फीलिंग नहीं है। केवल ये नहीं है कि एक बार उसने फीस दे दी तो बच्चा फंस गया। हाँ, हमारा केवल ये है कि पेरेंट्स को भी एक थोड़ा हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए, और चीज़ें जब चलनी शुरू होंगी तो मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मतलब सर का कहने का मतलब ये है कि आपको जो है मंथली फीस भरनी है, आपको आपसे एक साथ फीस नहीं ली जाएगी, ताकि कभी मान लो आपको लगे कि नहीं साहब हमको तो नहीं, भले ही आप कितने बड़े टीचर हो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वॉट एवर रीजन्स के, तो आप डिसकंटिन्यू वहीं से कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो उसमें आपको कभी वो ऐसा नहीं लगेगा कि हम फंस गए कहीं पे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है, फीस देने के बाद रिफंड की बहुत पॉलिसी ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि सर जो बच्चा आपके पास एडमिशन लेगा अभी अपना, जो भी बच्चे इंटरेस्ट रहेंगे उसके, तो उसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट रखेंगे या नीट के स्कोर के आधार पर आपसे दे देंगे? नीट के स्कोर के आधार पर। नीट के स्कोर के आधार पर, ठीक है। तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं अमूमन, तो आप किन चैप्टर से शुरुआत करते हैं उसकी? मेरा जो फर्स्ट जो क्लास रहेगी सर, बिल्कुल कंसेप्चुअल, जो इवन फार्मूलों से मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे फार्मूले लिखने हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ बेसिकली, बट इट डिपेंड्स, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर उनको कोई किसी पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम है, उस चैप्टर को भी पहले लिया जा सकता है। दूसरा सर क्वेश्चन ये थोड़ा हट के, ये अपन ने एलीट बैच के बारे में बात करें। एलीट बैच के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में एक अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा सर से। आज ये हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरा प्लान सर लेके आए, उस प्लान को हम लोग एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा हट के क्वेश्चन कर रहा हूँ सर आपसे मैं कि आपके विचार से व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस इन नेक्स्ट 5 ईयर? आपको क्या लगता है, जैसे सीट बढ़ रही हैं, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एमबीबीएस का फ्यूचर आपको क्या लगता है, आगे रहेगा या कुछ गड़बड़ है मामला? नहीं सर, मुझे तो लगता है कि एमबीबीएस ही एक ऐसा, जो इंडिया के हिसाब से अभी एमबीबीएस ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हुई है अभी तक। बाकी जो फील्ड जैसे इंजीनियरिंग, तो अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज की भरमार हो गई है, तो डॉक्टर्स का मुझे ऐसा लगता है कि अभी 4-5 साल तक तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी मैं एक बात बताऊँ सर, काफ़ी सारे लोग कहते हैं, बट डॉक्टर्स रियली अभी भी, मतलब मैं जिन डॉक्टर से मिला हूँ, तो मुझे तो जब वो क्योर करता है ना, तो जो एक ऑनेस्टली जो एक भगवान ही दिखता है डॉक्टर में। तो वो बात आप कितनी भी कर लें तो अपने को लगता है कि नहीं है स्कोप वगैरह, बट इस फील्ड में अभी भी एक जो रेस्पेक्ट मिलता है, मतलब तो कोई डिग्री इसकी वैल्यू बची है ना, हाँ, तो वो केवल हाँ अभी एक जो यही रहेगा, बाकी तो तब बीए तो सदियों पहले खत्म हो चुका था, बीएससी तो आप और हमारे समय ही खत्म हो गया था वो, है ना। उसके बाद फिर बचा बी, तो जो है वो मतलब सर के पास इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। तो वो सब कहानी है कि एक जमाने में कितने सारे तो मतलब सब सारा मतलब मैं यही बोलूंगा कि सर को मैंने जब बहुत पहले से देखा हुआ है, सर ने मतलब मुझे लगता है 1 आध लाख बच्चा तो ऑफलाइन पढ़ा लिया होगा आपने आराम से। सर 1 लाख बच्चा ऑफलाइन आराम से पढ़ा लिया होगा, आराम से। वैसे पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट उतना देखिए सर, मैं बताऊँ कि 2001 में जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला था, तो मतलब सर का फुल तो झांकी था, मतलब ना वो उस जमाने में वो होंडा सिटी कार जो है ना रेयर होती थी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइप की, भोपाल में गिनी चुनी 5-10 होंगी वो, है ना। तो मतलब वो तब देख रहा था कि यार कि टीचर्स का इतना मतलब शानो शौकत, जो स्टार वाला इमेज था टीचर्स का, एक जमाने में बच्चे बहुत क्रेजी थे, मतलब बहुत मेहनती बच्चे थे। आज भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं।
एक तो बच्चों में मतलब नहीं, वो रेस्पेक्ट बहुत है सर, ऐसा नहीं है टीचर्स अच्छा। का भी मतलब। साउथ में आप कैसा फील करते हैं आप कैसा? मुझे रादर ये लगता है कि नॉर्थ में बच्चा जो है वो टीचर से थोड़ा सा ज्यादा अफेक्शनेट है, मतलब वो एक गुरु की तरह मानता है। साउथ में थोड़ा सा एक डिस्टेंस है, अच्छा। मतलब वो टीचर को मतलब वहां पर वो सर्विस जो प्रोवाइडर। हाँ सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, सर्विस प्रोवाइडर। बट नॉर्थ में ऐसा नहीं है। नॉर्थ में मैंने जो फील किया, मतलब कहीं पे बहुत भी मतलब अभी मेरे बिहार यूपी के बच्चे इतना रिस्पेक्ट देते हैं हाँ कि मतलब आप मतलब इमेजिन। मतलब हाँ मैं जब बनारस गया था तो बच्चे पता नहीं बस में लटक लटक के 2-3 घंटे दूर से आके ना, अब बनारस में मैं गया था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के हाँ लिए। हाँ। जब मंदिर में जाने का टाइम था तो बनारस में कम से कम 100 बच्चा जो है वो होटल में आ गया। होटल वाला बोला साहब कि आपने कोई इवेंट बुक कर रखा है क्या? मैंने कहा नहीं साहब, कोई इवेंट बुक नहीं कर रखा, ये जान गए कि मैं यहाँ हूँ, मैं सुबह यूट्यूब में पोस्ट डाला था। अब वो होटल, अब उस होटल में मैंने कहा उसको, बोला भैया ये बच्चे आएंगे कम से कम वाटरमेलन जूस पिला दो, है ना। तो बोला वो थोड़ी देर बाद बोला कि साहब हमारा जो है ना जो तरबूज है वो खत्म हो गया है, अब क्या हम संतरा ही, हम कहा चलो वो पिला दो। तो सब संतरा भी खत्म हो गया हमारा ना। तो फिर मतलब फाइनली वो जो है कि तो वो बच्चे ऐसे, और कहाँ अब मना कैसे नहीं करते, बच्चा 2.5 घंटा 3 घंटा बस में लटक के आया हुआ है मैं समझ सकता हूँ। तो मैं मंदिर में दर्शन नहीं कर पाया, मैं भारती गई, सब लोग चले गए, मैं बच्चों से मिलता रहा। लास्ट बच्चा जो है वो वहां से गया 12:30 बजे रात को, ठीक है। बाप रे। मतलब तो चलता रहा आते रहे, फिर कुछ उनको बोला सैंडविच ला दो, कुछ कर दो। होटल ने आस में हाथ कर रहे थे, एक काम करो हॉल बुक कर लो हमारा। तो वो जब तो मतलब वो नॉर्थ में जो रिस्पेक्ट है ना Yes. जो अलग लेवल का है। भोपाल में याद है कि अगर न्यू मार्केट में जाना मुश्किल था, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट दिखता था तो पैर छूने, मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी। जो हाँ। बच्चे कहीं पे भी हम कुछ जैसे कुछ खरीदने के जा रहे हैं और कोई तो किसी स्टूडेंट ने ये देख लिया। ये जमाना था कि हम लोग मूवी देखने के लिए इंदौर गए कई बार। हाँ 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 हाँ। क्योंकि जब भी सिनेमा हॉल में जाओ 2-5-10 बच्चे दिख जाए उसमें ना, सर्वी फिल्म देखना है, सर्वी फिल्म देखना है, ठीक है। तो मतलब वो बड़ा और अभी तो क्या है, बच्चे सर के साथ ही फिल्म देख रहे, चलो सर फिल्म देख के आते हैं। वो एक थोड़ा डिस्टेंस का जमाना था, डिफरेंट टाइप का था ना पूरा, है ना। रेस्पेक्ट तो नो डाउट नॉर्थ में बच्चों का अपने एमपी। अभी एक और बच्चों में कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल पढ़ने का क्या होना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, तो आप क्या फील करते हैं? मेरा तो एक ऐसा है सर, ये पूरा इंडिविजुअल का है, स्वयं को डिसाइड करना चाहिए। हाँ, आप मेरी या सर की हेल्प ले सकते हैं। आप अपना शेड्यूल अगर आप बताएंगे पर्सनली तो शायद उसमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन, कुछ का दिमाग रात को ही चलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को मतलब 3-4 बजे उठ करके फिर पढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल का वो है। अब क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहला तो मेरा है सर, जो अभी तो एट प्रेजेंट, मतलब आप प्रेजेंट में रहें, पास्ट में जो हो गया भूल जाएं, फ्यूचर में क्या होगा वो भी भूल जाएं। आपके सामने जो टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस पे उस वक्त पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। अब कई बार बच्चे ऐसे थे जो बहुत अटेम्प्ट दे चुके हैं, मतलब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे दिए और उनको फिर से वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलते हैं? सर मतलब मेरे पास एग्जांपल्स काफी हैं जो 7-7 एक बच्चा याद है आपको, एक स्टूडेंट था जो गुरु प्रसाद, जिसको मैंने पढ़ाया था उस समय, बीएएमएस करने के बाद उसने एमबीबीएस किया, बीएएमएस करने के बाद एमबीबीएस किया हुआ है। और एक स्टूडेंट थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शी इज अ डॉक्टर, और वो 7 अटेम्प्ट के बाद में उसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। ऐसे एग्जांपल्स हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा जो क्रेजी हैं। मतलब हम तो ये बोलते हैं जैसे मेरे दिमाग में कि कई बार बच्चे करते हैं ना, बच्चे का हाँ कुछ नहीं करते हैं, फिर उसके जैसे एक लड़का था लास्ट टाइम, उसने ट्राई किया, मैंने समझाया उसको, 9th अटेम्प्ट था उसका, कि बेटा तुम कुछ जो कर रहे हो ना उसमें फोकस करो, कुछ और करते हुए भी साथ में। इस बार जब पेपर लीक हुआ सब हुआ तो ही कमिटेड सुसाइड, है ना, ठीक है। तो बड़ा मन को बड़ा खराब लगा, जो 25 के पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया, पेपर बहुत कठिन था ना वाला। तो मन को बड़ा खराब लगा कि उस बच्चे को मैंने 1-to-1 काउंसिल किया था उसको मैंने, कि बेटा है ना यही सब कुछ नहीं है। तो मतलब नीट के एग्जाम को जिंदगी मान लेना ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो तो उसके तो मैं भी अगेंस्ट में हूँ, बिल्कुल उसके में भी करियर है, करियर तक रही ना उसमें। मान लो कभी कोशिश पूरी की आपने, नहीं हुआ तो मतलब बिल्कुल सही है, कोई ना कोई मंजिल तो बनी होगी ना, कोई ना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है
भगवान ने कुछ ना कुछ करके रखा है, तो उस पे आप बिल्कुल मत जाइए कि मगर डॉक्टर ही बनना है। इतना सारा अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप जो हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ हो सकता है। आप जब छोड़ने के बाद, जब आप 1-2 साल 3 साल के बाद में देखेंगे अपना लाइफ, तो तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और कई बार ना छोड़ देना भी हाँ। जरूरी होता है, ठीक है ना। इनको क्या है, इनको समझ में कैसा आता है कि जो डिफरेंट जनरेशन से डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ। कि देखो कभी ब्रेकअप होता है, अपन बहुत सेंटी ओवर सेंटी किसी पे ना, अपन जो है जी जान देने को तैयार है, लेकिन सामने वाला आदमी तैयार नहीं है, ठीक है ना। ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद कई बार आपको बेहतर पार्टनर मिल जाता है, ठीक है, और बेहतर पार्टनर मिल जाता है आपको, ठीक है। हाँ, बस इस पर ये अच्छे से समझाया आपने, मतलब आपका फ्यूचर कुछ और अच्छा हो हाँ सकता मतलब है। तो इसलिए है ना, पढ़ाई को भी वही समझा करो कि बहुत ज्यादा लोड लेके के दिमाग पे लेके देवदास बन के घूम रहे हैं, तो वो काम नहीं वो नहीं, समय निकल गया वाला, वो बिल्कुल अब वो टाइम वो नहीं रहा। समय निकल गया शायद। हाँ अब मेरे ख्याल से 2-3 अटेम्प्ट बहुत है। हाँ मतलब आप पूरी शिद्दत से आपने हाँ। दिया। अब अटेम्प्ट किया था, केवल कोई बच्चे नंबर ही गिन रहे हैं बस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 3 साल फुल पढ़ के पूरी मेहनत से हम्म। दिया, 2-3 साल वो काफी है वो अटेम्प्ट। बिल्कुल। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको कैरियर चेंज अच्छा करना सर, चाहिए। एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे, कि आप बताओ मुझे कि जब आप ग्रेजुएशन आपका किए थे, तो उसके बाद क्या आपको वाकई में केमिस्ट्री का टीचर ही बनना था पढ़ाने के लिए, या आपने कुछ और गोल सेट किया था? नहीं, मैंने केमिस्ट्री टीचर बनने का तो नहीं सोचा था। तो क्या, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। तो क्या फिर अपने ऑनेस्टली, क्या गोल था आपका उस मतलब समय? मेरा उस वक्त था कि चूंकि पापा फॉरेस्ट में थे, डीएफओ थे, तो मैं आईएफएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विसेज के अच्छा लिए, अच्छा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज अच्छा, के प्रिपेयर कर रहा था। ये तो मुझे अब मालूम चला इतने साल बाद। हाँ, आईएफएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद एमएससी के बाद में एक हमारे समय में कहता था कि घर से पैसे नहीं लेने हैं। तो वो घर से पैसे नहीं लेने हैं, उस चक्कर में हमने 2-4 लोगों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और ट्यूशन क्या पढ़ाना शुरू किया, वो 1-2 साल में ही इतने वो हो गए कि पॉपुलर हो गए कि वहाँ के आसपास के लोग आने लगे। फिर जोशी सर को पता चला, उनकी क्लासेस पहले से चलती थी हिमांशु जोशी सर की, तो उनने अपने साथ जोड़ना चाहा। तो इस तरीके से वो चीज़ें बढ़ती चली गई, और इस डायरेक्शन हमारा चेंज ही हो गया पूरा। सेम मेरे साथ हुआ है। हाँ, डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया। मेरे साथ तो क्या हुआ कि मैं पढ़ाता था भोपाल के पास एक जगह विदिशा, वहीं का रहने वाला था मैं। तो मैं कुछ बच्चों को निकला था, फिर मेरे को लगता था कि चलो ठीक है, कुछ बच्चे गाइडेंस के लेते थे, मैंने कहा चलो मैं घर आता ही हूँ सैटरडे संडे को, बच्चों को पढ़ा दूंगा। पढ़ा दिया करता था बच्चों को मैं क्लास लेके। मेरे बच्चे की आ गई 2nd रैंक 5th रैंक, ऐसी रैंक आ गई विदिशा से ना, MPPMT में। तो उसका सब जगह हल्ला हुआ है ना। फिर सर लोग की मेहरबानी है, ये और एक हमारे अमित शुक्ला सर थे, ये लोग मुझे कॉल किए कि आओ भाई सर टीम में आपको शामिल करते हैं। मुझे शामिल किया, मेरे को तो इस फील्ड में लेके आए, मतलब प्रोफेशनल तो आप लोग लेके आए थे उस समय वो, ठीक है। और जबकि मेडिकल जस्ट मैं पास आउट हुआ था उस समय मेडिकल से जब था मैं। और मैं अच्छा खासा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं एग्जाम भी निकाला था 2-3 बार मैंने उसका, है ना। तो खैर, तो मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि सर ने कुछ सोचा लेकिन पहुंचे हैं, तो आप कितना सेटिस्फेक्शन फील करते हैं आज यहाँ पहुंचने के बाद, इतने सालों बाद? सर, बीच में मेरा एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, जिसमें मैंने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खोला था, और उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं उसमें डिवोट करूंगा। बट उसके बाद भी 2-3 साल, 1-2 साल में इस फील्ड से कट रहा। बट उसके बाद मैंने फील किया कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो आई डोंट, मतलब मुझे नहीं मालूम मैं सेम वहाँ डिवाइन पे। फीलिंग होती है। हाँ, वो बोर्ड पे जा करके जैसे ही पढ़ाना शुरू करो, और जो रिस्पांस मिलता है, वो एक अजीब सा एक नशा है वो। नशा है, एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो, मैं अभी तक यही है। मतलब मैं बोर्ड से हट के बाद में फिर मैं सब चीज़ों पे उलझ जाऊंगा। बट जैसे ही मैं बोर्ड पे, मेरे को ऑटोमेटिकली, भगवान की दया है, सरस्वती माँ की कृपा है, आ जाती हैं चीज़ें, मेरे दिमाग में आ जाती हैं सब चीज़ें। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, ऐसा एक है। मतलब जब आप भोपाल में थे, तब शहर के सबसे अमीर लोगों में अरे आप नहीं, काउंटिंग थी आपकी उस समय, मतलब मैं जानता हूँ अच्छे से। तो मतलब कैसा फील करते थे केमिस्ट्री पढ़ा के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, सब इतने लोग नहीं, जानते थे? मैंने सच में, मतलब मुझे तो, मतलब भगवान की कृपा रही, सब चीज़ें अपने आप ही होती चली गई। मैंने कुछ भी अपने से एफर्ट्स नहीं किए। हाँ, बच्चे जब मिलते थे और उनका कहना था कि केमिस्ट्री सर आपसे ही, मतलब हमको आपसे मिलने के बाद केमिस्ट्री समझ में आती है, समझ में आनी शुरू हुई,
तो इस तरीके के जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो शायद मैं आपको बताऊं किस्सा कि जब मैं विदिशा में पढ़ता था तो केमिस्ट्री के टीचर के पास पढ़ने आता था मैं, एक एजेंट सर के पास। तो वो बोलते थे कि तुम लोग है ना मेहनत नहीं करोगे तो तुमको पता है भोपाल में एक टीचर है पनीकर, है ना, उसका तुमको क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन तुमको नहीं बनेगा, है ना, और वो तुमको एडमिशन भी नहीं देगा वो टीचर, है ना, तो थोड़ा पढ़ लो, मेहनत कर लो। अच्छा तो वो अच्छा मतलब अच्छा आपके नाम से डराया करते थे वो क्लास अच्छा में। अच्छा 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 अच्छा। तो वो समय भी था, हमने देखा हुआ है। उस समय तो आप काफी यंग रहे होंगे पढ़ाते में। हाँ 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 खैर, हाँ। तो अब बताइए सर कि आप बच्चों को क्या मिला, हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को आप? जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमसे जुड़े ना जुड़े, अच्छे से तैयारी करें और इसी को ज़िंदगी ना माने, अच्छे से तैयारी करें और मेरी दुआ है कि आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, सर ने बोला एक क्वेश्चन जो मेरे को सर से जरूर पूछना चाहिए था, जो मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूँ आपसे। जो बच्चे ब्रेकअप से दुखी हैं, एग्जाम तो बुरा गया है, ब्रेकअप से दुखी है, उनके लिए भी कोई गोल्डन टिप बताइए आप। बेटा, दुनिया में अगर भगवान ने आपको बनाया है तो आपके लिए कोई ना कोई है, कोई ना कोई है। तो एक ब्रेकअप से कुछ नहीं होता। आजकल तो इतना फास्ट मूविंग वो है, लोग बाग 3-3 4-4 5-5 ब्रेकअप करके नया पार्टनर मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ना उलझें, आप अपना कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दें, कैरियर पे ध्यान दें। चलिए, ये हुआ लास्ट मैसेज, काम का मैसेज। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।